So, in our previous lecture, what we have discussed regarding the renewable energy resources in Pakistan, और हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान के पास जो renewable energy resources है वो आपके पास कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। तो हमने कहा था वी हैव 7 renewable energy resources जिनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपके पास है HEP, फिर सोलर पावर, फिर विंड पावर, फिर बायोगैस, बायोमास, वेव एंड टाइडल, एंड लास्ट के ऊपर जियोथर्मल। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, ओके, नाउ जियोथर्मल हमारे पास एरियाज हैं, बट अगेन इट इज़ नॉट डेवलप्ड। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर सुटेबल एरियाज मौजूद हैं कि अगेन हम जियोथर्मल स्टेशंस लगा सकते हैं। सो नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारे पास जियोथर्मल तो मौजूद ही नहीं है, सो अगेन हम इसको पढ़ते क्यों हैं फिर। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि जस्ट सुटेबल एरियाज आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अगेन क्या चीज़ नहीं है आपके पास, इट इज़ नॉट डेवलप्ड इन पाकिस्तान टिल टुडे। सो नाउ से दिस थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली जो आपने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पढ़नी है, दैट इज HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कौन सी वाली है? एक ऐसी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, जिसके थ्रू आप पावर बनाते हो। अब आपके पास क्या चीज़ है, ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्यों है? रीन्यूएबल का मतलब क्या है? दैट इट विल नेवर एक्सटेंड, ये कभी भी रन आउट नहीं होगी। सो नाउ से दिस थिंग, या फिर सस्टेनेबल है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या है, वर्क कैसे करती है? सबसे पहले कि वाटर इज स्टोर्ड इन द रेजर्वोयर बिहाइंड द डैम। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपके पास HEP एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। HEP कैसे वर्क करती है आपके पास, कि वाटर को रेजर्वोयर एक डैम के अंदर स्टोर करवाया जाता है। सो नाउ से दिस थिंग, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक डैम के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को एक जगह के ऊपर क्या करवा लेते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक वाटर को एक डैम के अंदर हमने स्टोर करवा लिया। ठीक है, और नाउ से दिस थिंग, सो अगेन ये हमारे पास वॉल्स हैं जो आपके पास हैं किस चीज़ की, डैम्स की। नाउ से दिस थिंग, अब होता क्या है, when needed water is released by opening a control gate, या फिर सुलाइस हम उसको कहते हैं। क्या चीज़ की जाती है, आपके पास एक कंट्रोल गेट्स इसके ऊपर लगाए हुए होते हैं, जिसके थ्रू क्या चीज़ की जाती है, जब आपको पानी चाहिए या फिर जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप इन गेट्स को ओपन कर देते हो, इन कंट्रोल गेट्स को ऊपर लिफ्ट करते हो। सो जब आप ऊपर लिफ्ट करते हो, सो एग्जैक्टली सबसे पहले होता क्या है, अच्छा रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी जो डैम के अंदर, क्योंकि हम वाटर रिसोर्सेज में भी ये बात पढ़ेंगे, डैम्स और बैराजेस के अंदर यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि डैम्स के अंदर जो कंट्रोल गेट्स होते हैं, कंट्रोल गेट्स को जब आप लिफ्ट अप करते हो, रिमेंबर दिस थिंग, वाटर को हमेशा दरमियान में से रिलीज किया जाता है, यहाँ से, इस जगह से। कभी भी नीचे से रिलीज नहीं किया जाता, क्योंकि इसका इस जगह का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर अगेन इसको कहाँ से रिलीज किया जाता है, सबसे टॉप से रिलीज किया जाता है, जो मिड वाला पार्ट है यहाँ पे। सो अगेन यहाँ से रिलीज किया जाता है वाटर को। देन आपके पास क्या है, वाटर फ्लोज थ्रू द स्टीप एंड नैरोइंग इनटेक टनल, या फिर बहुत हाई स्पीड के अंदर आपके पास एक नीचे टनल के अंदर आपके पास गिराया जाता है। अब नाउ से दिस थिंग, ये जो नीचे शाफ्ट होती है, ये आपके पास जा रही होती है आगे टरबाइंस के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो टरबाइंस कहते हैं। सो अब इसके नीचे आपके पास लगी हुई होती है हाइड्रो टरबाइंस। अब जैसे ही वाटर एग्जैक्टली क्या किया जाता है, अच्छा रिमेंबर दिस थिंग, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास ये है कि वाटर को डायरेक्टली क्या इन टरबाइंस के ऊपर फॉल करवाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन इस वाटर को शाफ्ट के थ्रू लेकर जाया जाता है। अगेन रिमेंबर दिस थिंग, अगर वाटर डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ेगा तो टरबाइन डैमेज होगी, टरबाइन इंस्टेड मूव करने के बजाय टरबाइन डैमेज हो जाएगी। सो देयरफॉर वाटर को किसके थ्रू आपके पास लेकर जाया जाता है, देयर इज अ शाफ्ट गोइंग इनटू द जनरेटर, और इस शाफ्ट के थ्रू अगेन क्या किया जाता है, वाटर को लेकर जाया जाता है। और ये आपके पास शाफ्ट आगे किस चीज के सामने कनेक्टेड होती है, टरबाइन के सामने। सो नाउ से दिस थिंग, दिस शाफ्ट स्पिन्स रैपिडली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर। अब ये टरबाइन आपके पास मूव करती है, और अगेन ये जो टरबाइन है आपके पास आगे कनेक्टेड होती है किस चीज के साथ, जनरेटर के साथ। सो नाउ से दिस थिंग, बाकी बिल्कुल सेम है जैसे हमने थर्मल थर्मल पावर स्टेशन के अंदर पढ़ा था, कि टरबाइन मूव करेगी तो जनरेटर आपके पास क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये जनरेटर देन आपके पास किस चीज़ के अंदर आगे आगे किस चीज़ के साथ कनेक्टेड होगा, ट्रांसफार्मर के साथ। और बाद में ताकि इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट किया जाए, फिर उसके बाद आगे ट्रांसफार्मर आपके पास होम्स और ऑफिस के अंदर आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स।
ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास क्या चीज़ है, सबसे पहले वाटर को डैम के अंदर स्टोर करवाना है, फिर उसके बाद अगेन उसको कंट्रोल गेट के थ्रू रिलीज करवाना है, फिर वो आपके पास वाटर शाफ्ट में गिरेगा, और शाफ्ट आपके पास आगे कनेक्टेड होता है किस चीज़ के साथ, टरबाइन के साथ। टरबाइन मूव करेगा, टरबाइन मूव करने के बाद आगे जनरेटर, ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास ट्रांसफार्मर के पास, और ट्रांसफार्मर बाद में होम्स एंड ऑफिसेज के पास। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज हाउ HEP और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सो अगेन ये आपके पास बिल्कुल सेम है कि आपके पास ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आपकी वोल्टेज को स्टेबलाइज करेगा या रेगुलेट करेगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी को बाद में ट्रांसमिट कर दिया जाता है लोकल सिटीज़ के अंदर, मतलब क्या है कि आपके घरों तक या आपके ऑफिस तक पहुंचती है। सो नाउ अब HEP पाकिस्तान की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, तो नाउ से दिस थिंग, तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, ये आपके पास कौन से वाले हैं, दीज आर द बिग मल्टीपर्पज डैम, इनको हम कहते हैं बिग मल्टीपर्पज डैम। दो टाइप के डैम्स होते हैं आपके पास, ये बात हम वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक आपके पास होते हैं स्मॉल डैम्स, एक आपके पास होते हैं लार्ज मल्टीपर्पज डैम्स। ठीक है, सो लार्ज मल्टीपर्पज डैम्स, इनका काम क्या होता है, ये इरिगेशन के अंदर भी यूज, मल्टीपर्पज क्यों कहते हैं, इरिगेशन में भी यूज हो रही है, या आपके पास वाटर स्टोर करने के लिए भी यूटिलाइज हो रही है, या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज हो रहे हैं। सो लार्ज मल्टीपर्पज डैम्स, सो लार्ज मल्टीपर्पज डैम्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन कौन से हैं, तरबेला डैम, मंगला डैम एंड वारसक डैम। किन किन रिवर्स के ऊपर बने हुए हैं, रिवर इंडस पे तरबेला डैम है, रिवर जेलम पे मंगला डैम है, और रिवर काबुल पे वारसक डैम है। इन दोनों चीज़ों की लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, तरबेला, मंगला, वारसक की भी, रिवर जेलम, रिवर इंडस और रिवर काबुल की। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की HEP लोकेशंस कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तरबेला, मंगला, वारसक। तरबेला कहाँ पे है, रिवर इंडस पे। मंगला कहाँ पे है आपके पास, रिवर जेलम पे। और वारसक कहाँ पे, रिवर काबुल पे। सो नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, विच आर नीडेड, कि आप HEP का जो प्रोजेक्ट है उस जगह के ऊपर लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। नाउ से दिस थिंग, सबसे पहले तो आपने ऐसी जगह पे आप HEP पावर स्टेशन वहाँ पे लगा सकते हो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। अगर वाटर ही नहीं है तो ऑफकोर्स आपने HEP आप नहीं लगाओगे। सो देयरफॉर अ रिलायबल एंड अबंडेंट वाटर सोर्स जहाँ पे मौजूद होगा, जैसे कि कोई ना कोई रिवर आपके पास जा रहा है, उसी के साथ आप क्या चीज़ करोगे, आप HEP पावर स्टेशन लगा सकते हो। देन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। टोपोग्राफी कैसे मैटर करती है, स्टीप स्लोप्स आपको चाहिए। आपको स्टीप स्लोप क्यों चाहिए, ताकि एग्जैक्टली आपके पास वाटर जो आपके पास स्टीप के थ्रू आपके पास क्या हो, आपके पास खुद ब खुद फ्लो करे, आपको बनाना ना पड़े अंडरग्राउंड। सो अगर आपके पास ऐसी टोपोग्राफी नहीं है तो आपको अंडरग्राउंड खुद ब खुद डग करना पड़ेगा, और आपको जब आप डिग करोगे या डग करोगे बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। देयरफॉर आपको स्टीप स्लोप्स खुद चाहिए। सो नंबर सेकंड बात क्या है, टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कैसी टोपोग्राफी आपको चाहिए, स्टीप स्लोप्स हो, वैलीज हो, माउंटेनियस जगह के ऊपर हो, तो डैम कंस्ट्रक्शन सबसे बेहतर होती है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब वाटरफॉल, डीप गॉर्ज, नैरो, आपके पास डीप वैली इज आइडियल फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन। या फिर सबसे पहले रिमेंबर दिस थिंग, ये जो चीज़ें हैं ये वाली ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये आपके पास एक डैम कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर डैम अगर होगा तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी, आप HEP जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, वाटर की अवेलेबिलिटी भी कहाँ पे आप करोगे, जहाँ पे आपके पास रिवर फ्लो कर रहा है, जहाँ पे आपके पास ग्लेशियर लेक चल रहा है। ग्लेशियर लेक से होता क्या है कि ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होती है कि आपके पास डैम के अंदर वाटर स्टोर आप कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, सो देन टोपोग्राफी, फिर उसके बाद आपके पास है जियोलॉजी। जियोलॉजी आपके पास क्या चीज़ है, ये दिस साइड हैव द स्टेबल एंड सॉलिड बेड रॉक फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डैम। सॉलिड एंड फर्म रॉक सपोर्ट द वेट ऑफ द डैम, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड प्रिवेंट द वाटर सीपेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हमने अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इमेजिन करो, बल्कि हम कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी हम कहते हैं कि लाहौर शहर का हमने एक स्पेसिफिक एरिया कह दिया कि यार इस स्पेसिफिक एरिया लाहौर के अंदर हमने इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमने क्या चीज़ बनानी है, हमने डैम बनाना है। ठीक है, इस जगह के ऊपर स्पेसिफिक एरिया के ऊपर डैम बनाना है।
क्या हम इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? आप स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कोई भी एक नॉर्मल एरिया के ऊपर आप डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सबसे पहले आपको क्या चाहिए डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए? आपको उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीचे चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपके पास फाउंडेशन नीचे नहीं होगी तो ऑफ कोर्स दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला कि ये वाली जो लैंड है ये ऑफ कोर्स क्या कर जाएगी, जो डैम का वाटर है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्या चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर है। अगर एक लार्ज डैम बनाना है, एक मल्टीपर्पज़ डैम बनाना है, सबसे पहले कि वेट ऑफ द वाटर की वजह से ये जो लैंड है आपकी अगेन क्या हो जाएगी, ये नीचे चली जाएगी। ना सिर्फ लैंड नीचे जाएगी बल्कि अगेन जो वाटर है वो खुद ब खुद सीप करके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होगी और सैलिनिटी के इश्यूज होंगे। सो देयरफॉर क्या चीज़ है आपके लिए? आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। सो थर्ड थिंग जो आपको चाहिए वो क्या चीज़ चाहिए? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, एक स्टेबल एक सॉलिड बेड रॉक चाहिए, ताकि दो चीज़ें ना हो। एक, आपके पास जो वेट की वजह से जो सपोर्ट मिल रही है वो आपके पास बेड रॉक की सॉलिड हो। नंबर सेकंड, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो ताकि वाटर सीप ना करे। ठीक है? सो अगेन क्या तीन चीजें आपको एचपी के लिए चाहिए? वाटर अवेलेबिलिटी, टोपोग्राफी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देन आपके पास क्या चीज है? डीप एंड लार्ज वैलीज। डीप एंड लार्ज वैलीज क्या? टू क्रिएट अ लार्ज रेजर्वॉयर टू स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। आपको एक बहुत लार्ज और लैंड आपको चाहिए ताकि एग्जैक्टली क्या चीज कर सको, उस जगह के ऊपर आप वाटर को स्टोर करवा सको। सो डीप एंड लार्ज वैली आपको चाहिए, डीप एंड लार्ज आपको लैंड चाहिए ताकि एग्जैक्टली उस जगह के ऊपर आप वाटर को स्टोर करवा सको। ठीक है? नाउ से दिस थिंग, अब नैरो गॉर्ज और वैली, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, देखो नैरो गॉर्ज और वैली का मतलब क्या होता है? देखो एक होती है डीप डीप वैली, एक आपके पास होती है नैरो वैली। डीप वैली आपके पास कौन सी वैली होती है? जहां पे एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम स्टीप स्लोप्स होती है ना इस जगह के ऊपर। यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से इसके फुट हिल्स के ऊपर अगर आपने क्या चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है, सो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपके पास नैरो वैली होगी, अगर आपके पास नैरो वैली होगी, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से ये दो माउंटेन्स आ रहे थे और इन माउंटेन्स के दरमियान में इस जगह के ऊपर आपने इस जगह पे डैम कंस्ट्रक्ट करना था। अब क्या चीज है, ये आपके पास है, दिस इज नोन एज कौन सी वैली? डीप वैली। और ये आपके पास कौन सी वैली है? नैरो वैली। अब होगा क्या, नैरो वैली के ऊपर आपको जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए होगा वो आपको इसी जगह से मिल जाएगा। हालांकि जब आपको डीप वैली बनानी होगी तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द डैम इन द डीप वैलीज। तो आपको नैरो वैली के ऊपर डैम बनाना बहुत ज्यादा ईजी है। देयरफॉर एक आपको क्या चीज चाहिए, नेक्स्ट आपको क्या चीज जो आपको फिजिकल फीचर चाहिए वो आपको क्या चाहिए? नैरो गॉर्ज या नैरो वैली आपको चाहिए। सो इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि मटेरियल्स वहीं से मिल जाएंगे, एंड एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आपको क्या चीज चाहिए? क्लाइमेट आपको ऐसा चाहिए जहां पे एग्जैक्टली रेनफॉल, एटलीस्ट मॉडरेट रेनफॉल तो हो। आपको ऐसा भी नहीं चाहिए जो कंप्लीटली एरिड हो, आपको ऐसा भी नहीं चाहिए जहां पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो। हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी तो क्या चीज होगी? आपको बार बार डैम्स को, स्पिल वेज को बार बार ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा कम रेनफॉल होगी तो ऑफ कोर्स क्या चीज होगी? डैम के अंदर वाटर स्टोर ही नहीं होगा। सो देयरफॉर आपको क्लाइमेट कैसा चाहिए कि जहां पे मॉडरेट रेनफॉल हो। कितनी मॉडरेट रेनफॉल? ओवर 750 मिलीमीटर। नहीं याद होती कोई मसला नहीं है, जस्ट ये याद कर लो कि मॉडरेट हाई रेनफॉल वाला क्लाइमेट आपको चाहिए कहाँ पे? जहां पे आपने डैम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है? नाउ से दिस थिंग, अब हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो आपके पास थोड़े से कूल क्लाइमेट के साथ हैं वो भी हो जाए तो बहुत बेहतर है। मतलब क्या है कि अगेन आप अगर अगर हम ये कहें कि हमारे पास रेनफॉल तो एक जगह के ऊपर होती है, मूनसून में फॉर एग्जांपल एक जगह है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास मूनसून में रेनफॉल होती है। लेकिन लेट्स से हम कह देते हैं अच्छा मुल्तान, लेट्स से हम एक एरिया लेते हैं मुल्तान का जहाँ पे आपके पास मूनसून के अंदर लेट्स सी रेनफॉल तो हो रही है, लेकिन आपके पास एट दैट टाइम स्पेसिफिकली मई जून के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो क्या चीज़ होगी? आपके पास वाटर सारा का सारा क्या कर जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा। फायदा क्या हुआ फिर? सो नाउ से दिस थिंग, देयरफॉर हमें क्या चीज़ चाहिए? वी नीड ऐसे एरियाज जो कूल क्लाइमेट्स के साथ हो। क्यों? बिकॉज इवेपोरेशन रेट आपके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होगा। सो नाउ दिस सी दिस थिंग,
ये आपके पास क्लाइमेट, अनदर आपके पास नेचुरल फीचर जिसकी वजह से जिसके ऊपर आप क्या करते हो, डैम कंस्ट्रक्ट करते हो. देन आपके पास एरियाज ऑफ लार्ज ग्लेशियर्स एंड स्नो फील्ड्स. सच एरियाज इंश्योर अ लार्ज एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. अगर आप चाहते हो कि हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, तो आप किस चीज़ के ऊपर डैम बनाओ, एक ऐसे एरिया के ऊपर बनाओ जहां से आपके पास एक लार्ज ग्लेशियर से वाटर मेल्ट करके वहां तक आता हो. ठीक है, जहाँ पे आपके पास ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा हो, जो आपके पास जो ग्लेशियर्स का ड्रेनेज सिस्टम है वो आपके पास ज़्यादा हो. जैसे हमने अगली बात यही करनी है कि लार्ज ड्रेनेज बेसिन हो आपके पास. ये लार्ज रिवर्स दैट हैव 4 मार्क क्वेश्चन. यस, 4 मार्क क्वेश्चन आगे किस चीज़ के ऊपर आप कह रहे हो. लार्ज आपके पास लार्ज रिवर्स, दिस इज 4 मार्क क्वेश्चन. जो लार्ज ड्रेनेज बेसिन का आप कह रहे हो नहीं, वो टोपोग्राफी के ऊपर आपके पास. एग्जैक्टली ऑल दीज फैक्टर्स, बिल्कुल हाँ वो ठीक है. यस. अच्छा, लार्ज रिवर्स दैट हैव लार्ज बेसिन्स एंड कैचमेंट एरियाज दैट आर आइडियल फॉर बिल्डिंग लार्ज डैम्स. कैसे कि आपके पास, रिमेंबर दिस थिंग, जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और अगेन वाटर गॉर्जेस की फॉर्म के अंदर फ्लो करता है, दैट इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन. हम ये टोपोग्राफी के चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि आपके पास ड्रेनेज बेसिन किस चीज़ को हम कहते हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग, वहाँ पे एग्जैक्टली आपका डैम बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है. और अगेन वो फ्रेश वाटर ना सिर्फ आपके पास नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो सकता है, ना सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है, ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है. सो देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग. सो दे इंश्योर अ लार्ज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम आपका कहाँ से आ रहा है, आपके पास ग्लेशियर से आ रहा है या फिर स्नो फील्ड से आ रहा है. सो देयर फोर नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो वही बात है, ये जो आपके पास 9th पॉइंट है, ये आपके पास कौन सा वाला है, जियोलॉजी वाला पॉइंट है, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कौन सी वाली, ऐसी इम्परमिएबल रॉक्स की, ताकि आपके पास जो वाटर है वो आपके पास सीप इन ना करे. अगर आपके पास सिंपल सॉइल वाली आपके पास लैंड है तो क्या चीज़ होगी, वाटर ऑफ कोर्स सीप इन कर जाएगा. आपको क्या चीज़ चाहिए कि ऐसी जगह जहाँ पे रॉक्स मौजूद हैं, जहाँ पे इम्परमिएबल रॉक्स मौजूद हैं, ताकि वाटर सीप ना करे या फिर वाटर ग्राउंड वाटर के अंदर ना जाए. सो देयर फोर क्या चीज़ है, इम्परमिएबल रॉक्स इज अनदर नेचुरल फैक्टर. देन लास्ट के ऊपर फॉरेस्टेड वैली साइड. अच्छा, फॉरेस्टेड वैली साइड्स अगर आपके पास होंगी तो दो चीज़ें होंगी. एक तो इवेपोरेशन कम होगी, नंबर सेकंड आपके पास जो सॉइल है वो अगेन क्या चीज़ होगी, सिल्टेशन नहीं होगी. दो चीज़ें कि अगेन फॉरेस्टेड वैली साइड्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डैम बनाया और लेट्स सी यहाँ से ऊपर आपके पास माउंटेनियस रीजन था, इस जगह से ऊपर. ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, अब क्या चीज़ थी, हमने सारी चीज़ें इंश्योर कर दी. अच्छा, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बन गया, आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये आपके पास नैरो वैली भी बन गई. ना सिर्फ नैरो वैली बनी बल्कि आपके पास क्या चीज़ थी, हमने ऊपर ग्लेशियर्स वाली जो जगह थी उसके फुट हिल के ऊपर हमने माउंटेन बना दिया. अब वाटर ने फ्लो करना है. ठीक है, अब ग्लेशियर से वाटर मेल्ट करके आएगा. ठीक है, और उसने आना है यहाँ पे. लेकिन अगर दरमियान में आपके पास क्या चीज़ नहीं है, अगर दरमियान में आपके पास फॉरेस्ट मौजूद नहीं है, तो क्या चीज़ होगी, ये वाटर अपने साथ क्या चीज़ लेकर आएगा, सिल्टेशन लेकर आएगा. क्या लेकर आएगा, सिल्टेशन. जो आपके पास सॉइल है वो भी साथ लेता हुआ आएगा. सो देयरफॉर हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे रास्ते में क्या लगे हुए हों, आपके पास ट्रीज लगे हुए हों. सो देयरफॉर आपको क्या चीज़ चाहिए, फॉरेस्टेड वैली साइड्स चाहिए, ताकि वो फॉरेस्ट क्या करें, आपकी सॉइल को होल्ड करके रखें, ताकि सिल्टेशन जो है वो कम हो. सिल्टेशन आप सबको पता होनी चाहिए कि सिल्टेशन क्या चीज़ है. सिल्टेशन आपके पास इट इज़ कि जब आपके पास मड जो है वो आपके पास वाटर के साथ मर्ज होके किसके अंदर आती है, डैम्स के अंदर आती है, दैट इज सिल्टेशन. सो देयरफॉर ना सिर्फ डैम्स के अंदर, बाद में कैनाल्स के अंदर, बाद में रिवर्स के अंदर ये आपके पास जाती है. देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, दैट थिंग इज नोन एज सिल्टेशन. जब वाटर माउंटेनियस रीजन से फ्लो करता है और अपने साथ वो गेन क्या चीज़ लेकर आता है, रॉक्स, और अपने साथ सॉइल लेकर आता है, दैट इज नोन एज सिल्टेशन. सो देयरफॉर ये प्रॉब्लमैटिक होता है किस चीज़ के लिए, आपके पास स्पेसिफिकली डैम्स के लिए. अगर डैम आपके पास, अब सिल्टेशन अगर होना शुरू हो जाएगी तो आधा डैम या फिर आधे से ज़्यादा डैम तो ऑफ कोर्स क्या नाम है, सॉइल से भर जाएगा. फिर हमारा आपके पास वाटर स्टोर करने का मकसद क्या रहेगा. सो देयरफॉर व्हाट यू नीड एग्जैक्टली, आपको क्या चीज़ चाहिए कि सिल्टेशन को ख़त्म करने के लिए यू नीड, आपके पास इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यू नीड द फॉरेस्टेड साइड वैलीज. ठीक है, सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, दीज वर द फैक्टर्स जो आपको एचईपी जनरेशन के लिए लाजमी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं। ये तो हमने बात कर ली जो फिजिकल फैक्टर्स हैं। अभी तक जो हमने बात की है ये नेचुरल फैक्टर्स या फिर फिजिकल फैक्टर्स हैं। याद रखना कि आपके पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल, जब हम इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर पढ़ेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिजिकल और नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एचईपी डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। और दूसरी साइड पे दो चीज़ें होंगी, एक फिजिकल नेचुरल फैक्टर्स और दूसरी साइड पे ह्यूमन फैक्टर्स, कि वो कौन कौन से ह्यूमन इनपुट्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इनपुट्स को इंडस्ट्रीज के अंदर। सिमिलरली एचईपी डेवलपमेंट में आपके पास फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो आपके पास ये हैं फिजिकल फैक्टर्स। देन आपके पास क्या चीज़ है, फिजिकल या नेचुरल फैक्टर्स। देन आपके पास ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं, कि आपने एचईपी अगर लगाना है, अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं। अब ह्यूमन फैक्टर्स होते क्या हैं, अब आप जरा गौर से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। आप एचईपी किस जगह के ऊपर लगाओगे, जहां पे एग्जैक्टली लो पॉपुलेशन हो या फिर हैवी हाई पॉपुलेशन हो। आप ऑफ कोर्स लो पॉपुलेशन वाली जगह पे लगाओगे, ताकि अगर अगर आपके पास ज्यादा आपके पास वाटर फ्लो कर जाए, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर आपके पास यहाँ पे आसपास अगर आप ज्यादा आपके पास, आप क्या चीज करोगे, सेटलमेंट्स ज्यादा कर दोगे। यहाँ पे साइड्स के ऊपर आपने सेटलमेंट्स पॉपुलेशन ज्यादा कर दी। अब होगा क्या, अगर कोई ना कोई इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी सिक्योरिटी इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी वाटर ज्यादा फ्लो कर जाता है, मूनसून के एरियाज के अंदर आपके पास रेड वार्निंग इशू हो जाती है। सो क्या चीज करोगे, आपने इवैक्यूएट करवाना है इतने लोगों को, आप कैसे करवाओगे। सो देयरफॉर क्या चीज है, फ्लडिंग के टाइम के ऊपर, सिक्योरिटी इश्यूज के टाइम पे क्या चीज है, आपको रीसेटलमेंट कम से कम चाहिए। सो देयरफॉर द एरिया शुड हैव कौन सी पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन, टू अवॉइड द लार्ज स्केल इवैक्यूएशन और टू मिनिमाइज द रीसेटलमेंट। कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास कोई ऐसा इशू होता है कि डैम आपके पास लेट्स सी ब्रेक होने का आपको खतरा होता है, या फिर अगेन फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी इशू हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि अगेन पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाती है। सो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होती है, मेन टारगेट्स क्या होते हैं, इसी तरह के एरियाज होते हैं कि क्या चीज़ कर दी जाए कि आपके पास फॉर एग्जांपल एचईपी के जो पावर स्टेशन है उनको ब्रेक कर दिया जाए, या फिर अगेन जो डैम्स हैं उनको ब्रेक कर दें, ताकि जो सेटलमेंट्स जो साथ की हैं मैक्सिमम डैमेज हो दूसरी आपके पास कंट्री को। सो नाउ से दिस थिंग, आपके पास अब उस जगह के ऊपर इवैक्यूएशन करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो देयरफॉर लो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको चाहिए। नंबर सेकंड, एक्सेसिबिलिटी। द साइट शुड बी एक्सेसिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ये ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर ना, कि आपको एक नैरो वैली चाहिए, नैरो वैली चाहिए, और ना सिर्फ नैरो वैली चाहिए, और ऐसी वैली चाहिए जहां पे आपके पास रोड्स के थ्रू अगेन आपको क्या क्या चीज हो, वो साइट जो है वो एक्सेसिबल हो। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने क्या चीज पहुंचानी है वहां पे, आपने वहां पे मटेरियल्स पहुंचाने हैं जिसके थ्रू डैम बनेगा, आपने वहां पे अगेन मेंटेनेंस के लिए चीजें पहुंचानी है। सो देयरफॉर क्या चीज है कि द साइट शुड बी एक्सेसिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स। अगर आप कहते हो कि नहीं जी हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल लेट्स से गिलगित बल्तिस्तान के जो सबसे टॉप के माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के फुट हिल्स के ऊपर भी नहीं बल्कि दरमियान वाली जगह पे यहाँ पे हम डैम बनाएंगे। सो अगेन आपके पास इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन फैक्टर्स कि इनएक्सेसिबिलिटी है, कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सो देयरफॉर अगर कोई ये कहे कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो टॉप नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे डैम्स बनाना क्यों मुश्किल है, वन ऑफ द रीजन इज इनएक्सेसिबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास नंबर थर्ड पॉइंट क्या है जो ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर है, वो है इकोनॉमिक वायबिलिटी। The potential power output and the cost of construction must justify the project. आपके पास क्या चीज़ है जो आपको फैक्टर्स चाहिए, वो क्या चीज़ है कि पावर आउटपुट जो हो रही है वो एटलीस्ट इतनी हो कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, इमेजिन करो लेट्स सी हम कहते हैं 1.5 बिलियन डॉलर्स आपकी एक डैम के ऊपर, एक लार्ज मल्टीपर्पज डैम के ऊपर कॉस्ट लग रही है, ठीक है। और पावर आउटपुट जो है लेट्स सी पर मंथ जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, लेट्स सी हम कह देते हैं वो आपके पास आ रहा है $1 मिलियन, ठीक है। अब आपको ये वाली जो पावर आउटपुट कितनी मिल रही है, $1 मिलियन की, और अगेन क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है, $1.5 बिलियन। अब क्या चीज होगी, आपको हंड्रेड ईयर लग जाएंगे, एटलीस्ट 1000 ईयर, 1000 ईयर्स लग जाएंगे क्या चीज, इस कॉस्ट को कंप्लीट करते हुए। सो अगेन क्या चीज़ है, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। सो देयरफॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए कि जो पावर आउटपुट है वो आपके पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करे, ठीक है। सो देयरफॉर नेक्स्ट जो फोर्थ थिंग है दैट इज इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। आपको ऐसी जगह के ऊपर प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा
जहाँ पे कम से कम इम्पैक्ट हो किस चीज़ का, इन्वायरमेंट का। व्हाट डज दैट मीन नाउ? आपके पास इन्वायरमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट हो। हमारे पास एक एग्जांपल है, जो आपके पास कालाबाग डैम था, वहाँ पे इशू क्या था कि लोकल कम्युनिटीज़ को इशू था। आपने वहाँ पे डैम सेटअप करना है जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट हो, आपको डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा ना करनी पड़े, आपकी लोकल कम्युनिटीज ज़्यादा इफेक्ट ना हो या उनको इम्पैक्ट ना हो। सो देयरफॉर environmental consideration comes in the human factors for the HEP development। ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास दिस इज द पास्ट पेपर क्वेश्चन। ठीक है, कि आपके पास HEP क्यों जरूरी है नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर या फिर नॉर्दर्न पाकिस्तान में। सबसे पहले इट इज चीप टू जनरेट। वहां पे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चीप है। क्यों? क्योंकि वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगेन आपके पास क्या चीज़ है, आपको फॉरेस्टेड साइड वैलीज मिल जाती हैं, आपके पास नैरो वैलीज वहाँ पे मौजूद हैं, आपके पास वाटर फ्लो कम्प्लीटली पूरा ऑल ईयर आपके पास मौजूद है। सो अगेन क्या चीज़ है, इट इज़ चीप टू जनरेट। वंस बिल्ट द फ्यूल वाटर इज फ्री। आपको जो फ्यूल जो आ रहा है वो ऑफ कोर्स वाटर है। यहाँ पे जो अच्छा रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन थर्मल पावर स्टेशन के अंदर जब आप बना लेते हो, इसको बनाना तो आसान है, लेकिन अगेन क्या चीज़ है, इसको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली था। ये हमने कल बात पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि जब आप बना लेते हो तो अगेन क्या चीज़ है, आपने फ्यूल बार बार इसको देना है ताकि एग्जैक्टली क्या जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। सो देयरफॉर ना सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के अंदर बल्कि ऑल्सो न्यूक्लियर एनर्जी जो आप दे रहे हो, अगेन क्या चीज़ है, आपको बार बार यूरेनियम देना है ताकि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। लेकिन अगर नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर हम HEP सेटअप करते हैं तो अगेन क्या चीज़ होगी, एक दफ़ा बन गया, अब जो वाटर जो आ रहा है वो ऑफ कोर्स आपके पास क्या है, फ्री है। ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, जो फ्यूल आ रहा है, जो आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है HEP के लिए, वो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, वो आपके पास फ्री है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, सो इट इज चीप टू जनरेट। नाउ नो एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होगी। डज नॉट इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसको इसके अंदर जो फ्यूल है उसको बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। देन ज्योग्राफी, डीप एंड स्टीप साइडेड वैलीज हैं जो कि आइडियल होती हैं किस चीज़ के लिए, डैम्स के लिए। इसके अंदर जो नॉर्दर्न पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपको फिजिकल फीचर्स चाहिए किस चीज़ के लिए, फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन। सो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया, इट इज़ आइडियल फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है, उसके बाद वाटर सप्लाई, ऑफ कोर्स हाई रेनफॉल, आपके पास ग्लेशियर्स की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से ग्लेशियर्स, एक तो ग्लेशियर्स, डीप गॉर्जेस, और उसके बाद ड्रेनेज बेसिन्स, और उसके बाद आपके पास हाई, आपके पास रेनफॉल की वजह से इट इज़ द मोस्ट आइडियल लोकेशन जो नॉर्दर्न पाकिस्तान की है ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो आपके पास डैम कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। सो देयर फॉर वाटर सप्लाई आपके पास क्या चीज़ है, कंप्लीटली होल ईयर मौजूद है। देन लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, लो टेम्परेचर्स इन द नॉर्दर्न मीन्स आपके पास, अगर आपके पास लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, आप वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं बना सकते, वहाँ पे आप फॉसिल फ्यूल्स आप वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, तो देयरफॉर थर्मल पावर स्टेशन बनाना वहाँ पे मुश्किल है। नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आप क्या नाम है, क्योंकि आपके पास जो रेनफॉल है उसकी, जो आपके पास रेनफॉल जो है वो ज़्यादा है, देयरफॉर आप सोलर पावर वहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ से इट इज़ नॉट पॉसिबल, बाकी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप क्या चीज़ करो, वहाँ पे पावर स्टेशंस लगाओ। सिर्फ HEP आप लगा सकते हो और वो बहुत बेहतरीन है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग कि लो टेम्परेचर्स इन द नॉर्दर्न मीन्स हाई इवेपोरेशन इजंट एन इशू एंड देयर आर नो फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल फॉर द थर्मल पावर स्टेशन। ना सिर्फ ये, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास लो टेम्परेचर है, सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ होगी, सोलर पावर भी वहाँ पे काम नहीं कर सकती। सो देयरफॉर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आप नहीं जा सकते। व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि आप क्या चीज़ करो, आइडियल है आपके लिए कि वहाँ पे आप क्या सेटअप करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेटअप करो। गॉट इट? नाउ से दिस थिंग, अब एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ HEP, कि जब आप डेवलप कर रहे हो तब उसका क्या चीज़ है कि आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, क्या डिसएडवांटेज मिलेंगे। एडवांटेज क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, कभी भी रन आउट नहीं हो रही। देन आपके पास क्या चीज़ है, चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कंप्लीटली फ्री है, जो फ्यूल है वो आपके पास कंप्लीटली फ्री है। ठीक है। सो आपको क्या चीज़ नहीं है कि कोई रॉ मटेरियल आपको चाहिए नहीं कि आपने इंपोर्ट करना है, उसको माइन करना है, उसको ड्रिल करना है, उसको आपने अगेन क्या चीज़ करना है, प्रोसेस करना है, फिर आपने उसको सेल करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या चीज़ है, कंप्लीटली वाटर फ्री है। ठीक है। देन आपके पास क्या चीज़ है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंट और हाई पावर आउटपुट।
आपको जो एच से जनरेट हो रही है पावर, वो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, आपको हाई इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। दो न्यूक्लियर एनर्जी जितनी हाई पावर आउटपुट नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू द अदर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इट इज़ मोर एफिशिएंट। ठीक है। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑफ कोर्स क्या चीज़ चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। थर्मल पावर स्टेशन में पता क्या होता था, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर आपके पास लो कॉस्ट हुआ करती थी, किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग के लिए। लेकिन उसको हाई कॉस्ट चाहिए होती है किस चीज के लिए, फॉर मेंटेनेंस। यहां पे जो एच है ना, इसके लिए आपके पास आपको हाई कॉस्ट चाहिए किस चीज के लिए, बिल्डिंग के लिए, और आपके पास मेंटेनेंस की लो कॉस्ट और मिनिमल कॉस्ट है, नो कॉस्ट एट ऑल। ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, नो कॉस्ट आपको चाहिए किस चीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए। लेकिन थर्मल पावर स्टेशन के अंदर हाई कॉस्ट चाहिए थर्मल पावर स्टेशन को बिल्ड करने के लिए, लेकिन लो कॉस्ट चाहिए। लेकिन एच को बिल्ड करने के लिए इट इज हाई कॉस्ट। सो अगेन, बिल्डिंग डैम्स एंड पावर प्लांट्स इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एटलीस्ट आपको 10 से 15 ईयर्स चाहिए किस चीज के लिए, कि आपको मल्टीपर्पज डैम आप एक बना सको। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास डिसएडवांटेज है किसका, एच का। देन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए, और वो इनिशियल कैपिटल आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेते हो। और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेते हो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर लोन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। सो इट विल गिव एन इम्पैक्ट फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो देयरफॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो हैं। सो नाउ से दिस थिंग, अगर सिंग लास्ट टॉपिक, हाँ नहीं, लास्ट टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी का लास्ट टॉपिक है, लेकिन हमने क्या चीज़ बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अभी हम एच के ऊपर हैं। ये एच और जो सोलर पावर है, ये आपके पास सबसे बड़ा टॉपिक है। उसके बाद बड़ा टॉपिक नहीं, बल्कि एच मेनली आपके पास सबसे बड़ा टॉपिक है। बाकी सोलर, विंड पावर, बायोगैस, ये सबसे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सो देयरफॉर वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है, नाउ से दिस थिंग एवरीवन, अब आपके पास क्या चीज़ है कि क्लाइमेट चैलेंजेस क्या है एच के पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले स्नोमेल्ट प्रॉब्लम्स, जो आपके पास क्लाइमेट कॉज कर रहे हैं, ह्यूमंस कॉज नहीं कर रहे। नेचुरल प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं इन डेवलपिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स में, पूरे पाकिस्तान में। सो माउंटेनियस रीजन्स में क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या है, कि स्नो बेल्ट इज क्रूशियल वाटर सोर्स फॉर द हाइड्रो पावर, लेकिन इट कैन बी अनरिलायबल। साइड डेटा सिलेबस में मैं लास्ट के ऊपर बताऊंगा, अभी अभी आगा मैं लास्ट लास्ट लेक्चर, अभी लेक्चर के लास्ट पे बताता हूँ। इट कैन बी अनरिलायबल ड्यू टू द चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, कि अगेन क्या चीज़ है, जो स्नोफॉल का पैटर्न है पाकिस्तान के अंदर, या रेनफॉल का जो पैटर्न है, वो अनरिलायबल है। आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि अच्छा हमारे पास इस मानसून के अंदर ऑलमोस्ट इतनी बारिश होगी और हम इतना वाटर स्टोर कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है। और वो अनरिलायबल क्यों है, हम क्लाइमेट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आपके पास बहुत डिफरेंट तरीक़ों से पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो रेनफॉल है वो डिफरेंट जगहों से आती है। सो देयरफॉर हम देखेंगे कि अच्छा वेस्टर्न डिप्रेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, मानसून वगैरह, कि आपके पास जो चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स की वजह से पाकिस्तान के पास जो रेनफॉल और जो स्नोफॉल है वो अनरिलायबल है। आप अगेन क्या चीज़ नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते कि अच्छा यार इतनी स्नो मेल्ट होगी, अच्छा यार इतनी रेनफॉल होगी इन एरियाज़ के अंदर, सो देयरफॉर हम इतना वाटर स्टोर कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्लाइमेट चैलेंजेस हैं। देन आपके पास क्या चीज़ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऑफकोर्स क्या चीज़ हो रही है, ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी के साथ क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द हाइड्रो पावर को। देन आपके पास क्या चीज़ है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है। अब एक्सट्रीम वेदर वाला कौन सी वाली जगह है, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर ड्रॉट्स और आपके पास फ्लड्स दोनों एक साथ आ रहे हैं। सो देयरफॉर ये डिसरप्ट कर सकते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन को। ठीक है। नाउ से दिस थिंग, आपके पास इवेपोरेशन, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे बलोचिस्तान का एरिया, या फिर लोअर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के एरिया, या सदरन खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज, जहाँ पे टेम्परेचर जो है, या सिंध के एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो देयरफॉर इवेपोरेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर रेजर्वॉयर्स या डैम्स के अंदर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो देयरफॉर दैट इज द चैलेंज फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन पाकिस्तान। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, अनइवन रेनफॉल। अब अनइवन रेनफॉल की क्योंकि हमने स्नोफॉल के साथ ही बात कर ली कि पाकिस्तान में इनकंसिस्टेंट रेनफॉल है। आप अगेन एस्टिमेट नहीं कर सकते कि इन सम एरियाज, फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ एरियाज में ज़्यादा हो रही है, कुछ एरियाज के अंदर कम हो रही है, और जिन एरियाज में ज़्यादा हो रही है वी डू नॉट नो कि नेक्स्ट ईयर सेम पैटर्न विल बी फॉलोड और नॉट।
सो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास क्या है, सेम, सीजनल वेरिएशन एंड आपके पास अनइवन रेनफॉल। सीजनल वेरिएशन क्या है कि रेनफॉल पैटर्न्स जो है थ्रू आउट द ईयर चेंज होते रहते हैं। कभी मानसून आ गया, वेस्टर्न डिप्रेशन आपके पास आ गई, सो अगेन डिफरेंट सीजन की वजह से आपके पास जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हैं। कभी ड्राई पीरियड आ जाएगा, कभी रेनफॉल का सीजन आ जाएगा, कभी आपके पास हैवी रेनफॉल का सीजन होगा, कभी माइल्ड रेनफॉल का सीजन होगा। सो देयरफॉर यू कैन नॉट एक्चुअली गेस और यू कैन नॉट एस्टिमेट that how much rainfall will happen in that specific region or in that specific area. So therefore आपके पास क्या चीज़ है, सिर्फ आप गेस कर सकते हो। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इशू यही है कि पाकिस्तान की सीजनल वेरिएशन की वजह से यू कैन नॉट गेस। देयरफॉर इट इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए नेचुरल आपके पास जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्लाइमेट देखना होता है जहाँ पे आपने एच सेटअप करना है। और सो देयरफॉर क्लाइमेट चेंजेस क्लाइमेट चैलेंजेस है वो सबसे ज़्यादा इस वजह से हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ आपके पास रेनफॉल कब होगी और कितनी होगी। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, क्योंकि सीजनल वेरिएशंस है। देन प्रॉब्लम्स आपके पास क्या हैं, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रेजर्वॉयर्स टू द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। ये प्रॉब्लम्स क्या है। अब आपने एच बना ली, इमेजिन एच बन गई, ठीक है। अब उन रेजर्वॉयर्स से आपने एच ट्रांसफर करनी है कहाँ पे, एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, क्योंकि एच वाली जगह पे तो हाई पॉपुलेशन नहीं है ना ऑफ कोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम कहते हैं कि अच्छा तरबेला वाली जो जगह है, ठीक है, तरबेला के ऑफ कोर्स बिल्कुल डैम के आसपास सेटलमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स तरबेला सिटी है, तरबेला सिटी के अंदर लोग रहते हैं, लेकिन अगेन बिल्कुल तरबेला डैम के आसपास सेटलमेंट नहीं है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, अब इस तरबेला वाली जगह से आपने क्या चीज़ करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है लेट्स सी हमारे पास तरबेला सिटी पे, ठीक है, थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। अब ये कैसे होगी, सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे हैं, होती कैसे है, वो तो हमें पता है कि क्या चीज़ है। आपके पास जनरेटर, आपके पास क्या चीज़ करता है, थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर के बाद आगे क्या चीज़ होगी, आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू दरमियान में लगा होगा ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट होगी, और फिर उसके बाद अगेन आपके पास होम्स और ऑफिसेस तक जाती है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब आपने इस इलेक्ट्रिसिटी को रेजर्वॉयर से कहाँ पे आपने करना है, हाई पॉपुलेशन एरियाज तक पहुंचाना है। नाउ से दिस थिंग, लॉस ऑफ द पावर बाय रेजिस्टेंस और ट्रांसमिशन लॉसेस। क्या चीज़ है कि रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, हम फिजिक्स के आप जब अपना फिजिक्स का एक सेक्शन आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि रेजिस्टेंस, पावर रेजिस्टेंस एग्जैक्टली किसको कहते हैं हम, या इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपके पास ट्रांसमिशन लॉसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है वो किस वजह से होती है कि जब आप ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे होते हो, तो इन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, रेजिस्टेंस मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो आपकी पावर है वो ऑफ कोर्स क्या होती है, लॉस होती है। सो लॉस ऑफ पावर बाय रेजिस्टेंस और ट्रांसमिशन लाइंस, आप ऐसे कह सकते हो। नाउ से दिस हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लॉस बाय डैमेज ऑफ यूज। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी दरमियान में कोई भी आपके पास लेट्स सी एक ट्रांसमिशन लाइन डैमेज हो गई, तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी, क्योंकि ये तो सिटी बहुत ज़्यादा दूर है, देयरफॉर ये ट्रांसमिशन लाइन आपको पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो ऑफ कोर्स उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नाउ लॉन्ग डिस्टेंस टू एरियाज ऑफ यूज, आपके पास क्या चीज़ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इसके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर इट इज़ अ प्रॉब्लम कि आपने क्या चीज़ करनी है, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करनी है ट्रांसमिशन लाइंस की कि आपके पास वो रेजर्वॉयर से लेके कहाँ तक पहुँचे, आपके पास पॉपुलेटेड एरिया तक जाए। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब हाई कॉस्ट ऑफ वायर्स एंड पोल्स ड्यू टू द रग टेरेन। कोर्स क्या चीज़ है कि आपने एक टेरेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, उस जगह के ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ना सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि अगेन इट विल कॉस्ट बहुत ज़्यादा, वायर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, आपके पास पोल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ एक तो हो ना कि अच्छा डायरेक्टली आपने वायर्स पहुंचा देनी है यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वायरिंग है, चलो ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी हम क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वायर्स के थ्रू पहुंचा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब क्या चीज़ है, यहाँ पे आप क्या चीज़ करते हो, आपने पोल्स लगाने हैं दरमियान में, आपने यहाँ पे जिसको हम खंभे कहते हैं दरमियान में आपने पोल्स लगाने हैं जिसके थ्रू अगेन ट्रांसमिशन लाइंस
इनके ऊपर से होकर आपके पास जा रही होती हैं। सो अब कॉस्ट किस चीज़ की है? एक तो इस ट्रांसमिशन लाइन की अलहदा कॉस्ट है, इन पोल्स की अलहदा कॉस्ट है। सो देयरफॉर हाई कॉस्ट लगती है किस चीज़ के लिए? वहाँ पे उन एरियाज़ के अंदर जो आपके पास एरियाज़ लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर है। नाउ पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी। नॉट ओनली दिस, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली चोरी है, जो लॉस हो रहा है थेफ्ट की वजह से, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज पाकिस्तान में स्टिल मौजूद हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई भी नहीं देता। देयर आर लॉट ऑफ विलेजेस पाकिस्तान के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, जो कम्प्लीटली ओपनली थेफ्ट करते हैं एंड दे डू नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो देयरफॉर क्या चीज़ है आपके पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थेफ्ट। ठीक है, सो देयरफॉर आपके पास नेशनल ग्रिड स्टेशन जो है उसके अंदर से बिजली तो चली जाती है, लेकिन अगेन उसकी जो रिकवरी है, पेमेंट्स जो हैं, वो आपके पास नहीं आती। सो नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? लेट्स टॉक अबाउट के हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डैम्स। एचईपी पावर स्टेशन बनाना एक्सपेंसिव है। क्यों? क्यों एक्सपेंसिव है? वर्कफोर्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, लेबर्स वगैरह, इंजीनियर्स आपको चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर्स भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर्स भी चाहिए। सो वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। ना सिर्फ आपने वहाँ पे सिर्फ आपने मटेरियल पहुँचाना है, उस मटेरियल पहुँचाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? रोड्स भी बनाने हैं, ब्रिजेस भी बनाने हैं, पावर लाइन्स भी बनानी है। आपने जो पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, वो भी बनाने हैं, टेम्परेरी हाउसिंग भी बनानी है जो वर्कर्स के लिए होगी। सो देयरफॉर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कंप्लीटली बनाना पड़ेगा, देयरफॉर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देन आपने क्या चीज़ करनी है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या चीज़ है? हैवी मशीनरी एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इज नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन, जो बहुत ज़्यादा आपके पास क्या चीज़ है? एक्सपेंसिव है। आपको एक हैवी मशीनरी चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए ताकि आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर सको। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अनस्किल्ड लेबर्स, आपने फॉर एग्जांपल 50 अनस्किल्ड लेबर्स लगा दिए कि अच्छा भाई ये जगह डिग करो और यहाँ पे हम डैम बनाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको एक स्किल्ड लेबर चाहिए, दूसरा आपको इंजीनियर्स चाहिए, लेबर्स चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स चाहिए, वहाँ पे ब्रिजेस चाहिए, पावर लाइन्स चाहिए, वहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसके बाद चाहिए ताकि एग्जैक्टली वहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सको डैम को। ना सिर्फ ये, बल्कि मटेरियल भी चाहिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होगा, जैसे कंक्रीट, स्टील वगैरह और अदर मटेरियल्स जो आपके पास एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ना सिर्फ डैम को बल्कि पावर स्टेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी है। देन जियोग्राफिकल ऑब्स्टेकल्स क्या चीज़ें कि अगेन आपके पास ऐसी लोकेशन के ऊपर हम बात क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग द एचईपी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है। आप अगर ऐसी जगह के ऊपर डैम बना रहे हो जो आपके पास ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है, कंप्लीटली इनएक्सेसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है, तो अगेन क्या चीज़ है? वहाँ तक पहुँचना, उन उन ऑब्स्टेकल्स को अगेन ओवरकम करने के लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना? फिर उसके बाद प्लानिंग, आपको डेवलपिंग द डिटेल्ड प्लान्स एंड डिज़ाइंस, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो मल्टीपर्पज़ डैम्स के लिए प्लानिंग बहुत हाई लेवल की चाहिए। सो देयरफॉर इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द डैम्स। ठीक है, देन मेडिटेशन। अच्छा ना, मेडिटेशन आपके पास क्या होती है? इट इज कंडक्टिंग द स्टडीज टू assess द environmental impact and potential meditation measures or adds to the overall cost। अब आपके पास है क्या कि आपने करना क्या है? आपने ये देखना है कि environment के ऊपर क्या impact पड़ेगा जब आप मल्टीपर्पज डैम इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर सेटअप करते हो। सो देयरफॉर मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। देन आपके पास, और मेडिटेशन की वजह से क्या होगा? आपकी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो बढ़ जाएगी। सो अगेन प्लानिंग और मेडिटेशन ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, क्योंकि मेडिटेशन प्लानिंग के अंदर आती है, जिसके अंदर आप स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का। देन आपके पास क्या चीज़ है? टाइम। ऑलमोस्ट 10 से 15 ईयर्स आपको चाहिए एक मल्टीपर्पज डैम बनाने के लिए। देयरफॉर जितना टाइम आगे जाता है उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द डैम या कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट, एक्सपर्टीज। हायरिंग द इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट एंड द अदर स्पेशलिस्ट इंक्रीजेज द लेबर कॉस्ट। अब बहुत जो हाई लेवल के इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान के पास नहीं है, बहुत हाई लेवल के जियोलॉजिस्ट वो पाकिस्तान के पास नहीं है। वाई सो मच टाइम? बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी आगा कि आप क्या चीज़ कर सकते हो कि आपने जस्ट आपने कहा कि अच्छा यार हाँ, ये बिल्कुल रोड बनाने जैसा नहीं है कि अच्छा हमारे पास हाँ एक साल के अंदर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। ये एक बहुत मल्टीपर्पज़ डैम को बनाना, इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, सो अगेन आप 2-3 साल के अंदर ये चीज़ नहीं बना सकते।
हाँ, स्मॉल डैम्स बना सकते हो, 3-5 ईयर्स के अंदर आप स्मॉल डैम बना सकते हो, लेकिन एक मल्टीपर्पज़ डैम जैसे मंगला डैम, तरबेला डैम जैसे आपके पास जो डैम बनाने के लिए यू नीड एट लीस्ट 10 to 15 ईयर्स। ठीक, नाउ से दिस थिंग। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द डैम एंड पावर स्टेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और एक्सपर्टीज़ रिक्वायर करता है, और पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज़ बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। देयरफॉर उन एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको इनवाइट करना, जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देन कंपनसेशन कॉस्ट कैन बी सिग्निफिकेंट अगर आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो लैंड आ रही है जो आपके पास ऑलरेडी सेटलमेंट की लैंड थी। क्या मतलब है कि वो लैंड थी जहाँ पे लोग ऑलरेडी रहते हैं, या फिर किसी एक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन या फिर पब्लिक की लैंड है, उनको पे करना, उनको रीसेटलमेंट के लिए पे करना। सो कंपनसेशन जब आप पे करते हो, अगर वो गवर्नमेंट की लैंड नहीं है कि बल्कि वो किसी पब्लिक पर्सन की या फिर अगेन किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ की है, सो अगेन क्या चीज़ है, आपको पे करना पड़ेगा। सो देयर फॉर वॉट इज हैपनिंग ओवर देयर कि कंपनसेशन will add the cost of building the dams. Yeah, a large building takes you 2 years. Hmm. ऑलराइट, नेक्स्ट अब आपके पास क्या चीज़ है, इम्पैक्ट्स क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स और चैलेंजेस आपके पास क्या है। आपको एडवांटेज क्या होता है डैम बनाने का। वैसे तो हम ये आपके पास पावर वाटर रिसोर्सेज के अंदर ये वाली बात करेंगे, लेकिन अगेन हम इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक दैट इज़ द लास्ट वन। बल्कि लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट, कि आपके पास अनरिलायबल, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर सेकंड लास्ट पे आ जाते हैं। नाउ से दिस थिंग कि देखो, आपके पास कॉजेज क्या है, एक अनरिलायबल सप्लाई ऑफ पावर की फ्रॉम एचईपी। एचईपी आपने सेटअप कर लिया, आपने पावर भी दे दी अगेंस्ट सिटीज को, लेकिन स्टिल अनरिलायबल है। मतलब क्या है कि कंप्लीटली आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि सबसे पहले ऑफ कोर्स क्या चीज़ हो रही है, थेफ्ट बहुत ज़्यादा है। नंबर सेकंड, डैमेज टू द पावर लाइंस। अगर दरमियान में एक पावर लाइन डैमेज होगी तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ हो जाएगी, सारी की सारी जो सप्लाई है वो ऑफ कोर्स आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। देन आपके पास क्या चीज़ है, ओल्ड एंड वॉर्न मशीनरी। पाकिस्तान के पास बहुत पुरानी मशीनरी है, पाकिस्तान के पास न्यू मशीनरीज नहीं है जिसके ऊपर अगेन क्या चीज़ कर सको, आप न्यू डैम्स की मशीनरीज को रिप्लेस कर सको। सो देयरफॉर पाकिस्तान हैज़ ओल्ड एंड वॉर्न मशीनरी, देयरफॉर अनरिलायबल सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम एचईपी इन पाकिस्तान। देन सिल्ट जो है वो टर्बाइंस के अंदर आ जाती है। अब डैम्स के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के डैम्स के अंदर तरबेला हो, मंगला डैम हो, वहाँ पे सिल्टेशन का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। और ये जो सिल्टेशन है ये गेन कहाँ पे चली जाती है, जब ये वाटर को हम नीचे फ्लो करवाते हैं तो ये जाके कहाँ पे स्टक हो जाती है, इन टर्बाइंस में स्टक हो जाती है। सो देयर फोर सिल्ट इन टर्बाइंस विच कॉजेज द डैमेज टू द टर्बाइंस। लैक ऑफ रेनफॉल एंड चेंजिंग क्लाइमेट। सो देयर, अच्छा नाउ से दिस थिंग, सो अगेन द फर्स्ट थिंग अगेन क्या चीज़ है, रिसेंटली मंगला डैम के अंदर ऑफ कोर्स क्या चीज़ हुई, देयर वाज there was an outburst fire in Mangla Dam recently last week में। So what happened कि अगेन आसपास के जितने भी एरियाज थे, स्पेसिफिकली रावलपिंडी के होल एरियाज, व्हाट हैपेंड कि आपके पास क्या चीज़ थी, द इलेक्ट्रिसिटी गॉट कट। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, आपके पास क्या चीज़ है, इट इज़ अनरिलायबल सप्लाई। सो लैक ऑफ रेनफॉल एंड चेंजिंग क्लाइमेट। देन लैक ऑफ रेनफॉल क्या है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर आपके पास रेनफॉल कम है, और अगेन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपके पास सीजनल वेरिएशन है। सो अगेन ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स आपके पास वो दोबारा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आगा इस थिंग पॉइंट्स रिपीट, बिल्कुल एग्जैक्टली आगा। सो जस्ट आपने क्या चीज़ करनी है, उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा चेंज करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने क्या चीज़ करनी है, आंसर करने हैं। देन सिल्टेशन है रेजर्वॉयर के अंदर, देयरफॉर इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी। देन शॉर्टेज आपके पास वाटर की बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर नॉट इनफ फॉर द एवरी, अच्छा ना सिर्फ वाटर की शॉर्टेज आपके पास है बल्कि अगेन वाटर की शॉर्टेज अगर ना भी हो, जो आउटपुट आपके पास आ रही है नेशनल ग्रिड स्टेशन के अंदर, जो बिजली ऐड हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है टोटल, वो हर यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर क्या चीज़ होती है, लोड शेडिंग होती है। ठीक है। देन सीजनल शॉर्टेजेस आपके पास समटाइम्स, अगेन जो नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ जाते हो तो विंटर की वजह से आपके पास जो डैम्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, या फिर अगेन अगर आप सदर्न पाकिस्तान की तरफ मूव करते हो तो वहाँ पे लेस मानसून है, या फिर अगेन आपके पास क्या चीज़ है, वहाँ पे जो मेन इवेपोरेशन रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, या फिर जो आपके पास जो समर है वो बहुत ज़्यादा आपके पास है, या फिर हाई टेम्परेचर्स हैं। सो देयर फोर सीजनल वेरिएशन और सीजनल शॉर्टेजेस आपके पास होती हैं पाकिस्तान के अंदर। नाउ से दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं,
लेकिन लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. द फर्स्ट थिंग, बेनिफिट्स. फ्लड कंट्रोल होता है. डैम से क्या होगा? कोर्स क्या चीज़ होगी? बेनिफिट क्या है? फ्लड कंट्रोल. क्या चीज़ करता है डैम? क्या करता है? कोर्स स्टोर करता है वाटर को, देयरफॉर फ्लड जो है वो आपके पास कंट्रोल हो जाता है. देन जो वाटर शॉर्टेज है वो आपके पास कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि अगेन आपके पास अब वाटर आपने स्टोर कर लिया. किस चीज़ के लिए? इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कि ना सिर्फ आपके पास उस डैम के ऊपर आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, बल्कि उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. उसके आसपास रोड्स बनेंगी, उसके आसपास इंडस्ट्रीज लगेंगी. देयरफॉर इट विल क्रिएट द जॉब्स फॉर मैनी पीपल. उसके आसपास सेटलमेंट होगी. सो देयरफॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. देन इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है कि आपके पास क्योंकि कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, सो देयरफॉर नो इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होती. सो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं. देन रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि डैम्स और आपके पास रेजर्वॉयर्स जो हैं वो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं. वो रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? जो उससे आगे बनती हैं, जैसे फिशिंग है, बोटिंग है, कैंपिंग है. अब ये सारी चीज़ों के अंदर आपके पास जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होती हैं. सो देयरफॉर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. देन कॉस्ट इफेक्टिव. वंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इज आपके पास एक दफ़ा एच बन जाए, एक तो है कि अच्छा हाँ बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत कॉस्ट चाहिए, दैट्स ट्रू. लेकिन एक दफ़ा बन गया, फिर उसके बाद अगेन आपके पास जो उसको बनाने की कॉस्ट है, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट होगी, वो बहुत कम होगी. ठीक है. देन रिलायबिलिटी. हाइड्रो पावर इज थोड़ी सी रिलायबल एज कंपेयर टू द अदर. वैसे अनरिलायबल है, लेकिन रिलायबिलिटी आपके पास कैसे है कि एज कंपेयर टू द अदर ऑल्टरनेटिव्स. जैसे आपके पास सोलर है, जैसे आपके पास विंड पावर है. सो अगेन एज कंपेयर टू द अदर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स जैसे विंड पावर और सोलर है, आपके पास इट इज मोर रिलायबल. ठीक है. नाउ से दिस थिंग. अब आपके पास डिसएडवांटेज क्या है, चैलेंज क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा कि अगेन जहाँ पे अगेन आपने लैंड को क्लियर करना है, जहाँ से आपने आपने लोगों को रीसेटल करवाना है, ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा. सिल्टेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो आपके पास सेडिमेंट्स हैं वो आपके पास डैम्स के आपके पास डैम्स के बेड्स के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं. सो देयरफॉर आपके पास रेजर्वॉयर्स के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं. सो देयरफॉर सिल्टेशन का इशू. देन लिमिटेड सुटेबल साइट्स हैं, बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे अगेन आप डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. सो फाइंडिंग द सुटेबल साइट लोकेशन फॉर द लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स क्या चीज़ होगी? इट विल बी चैलेंजिंग. देन सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आपके पास हैं कि आपको एक मल्टीपर्पज डैम बनाने के लिए डिस्प्लेस करना है बहुत ज़्यादा मैसिव कम्युनिटीज़ को. दैट इज़ द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट. देन वाटर स्कार्सिटी. बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे अगेन पाकिस्तान के पास जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है. सो देयर फोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैन कम्पीट विद द अदर वाटर यूजेस लाइक एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक सप्लाई. हाँ एच के लिए तो ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई और एग्रीकल्चर के लिए फ्रेश वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है. देन आपके पास क्या चीज़ है? क्लाइमेट चेंज. पाकिस्तान के पास सीजनल वेरिएशन है, दैट इज़ अगेन आपके पास क्या चीज़ है? इट इज़ अनदर डिसएडवांटेज या फिर चैलेंज फर्दर फॉर बिल्डिंग द एच. सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, ये बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है कि अगेन इट कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द लैंड यूज, ओवर द वाटर राइट्स. कि अगेन पंजाब कहता है कि नहीं, कि हमारे पास जो अभी तो रिवर्स के ऊपर दे आर क्राइंग, डैम्स के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रोते हैं कि अगेन जो आपने किसी भी रिवर के ऊपर, हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या कम्पीट करें, हम इंडिया के साथ क्या कम्पीट करें कि उन्होंने डैम्स बना लिए, हमने डैम्स नहीं बनाए. क्योंकि हमारी इंटरनल फाइट्स बहुत ज़्यादा है कि अगेन सिंध कहते हैं कि नहीं आपने इंडस के ऊपर आपने क्या नहीं बनाना है, डैम नहीं बनाना, क्योंकि इस वाटर के ऊपर किसका हक है? सिंध का हक है. अगेन क्या चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं हमने बनाना है, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं नहीं आपने जो आपके पास जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज आपके पास जो रिवर इंडस की हैं उसके ऊपर आपने डैम्स नहीं बनाने. सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, आपके पास सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि वाटर राइट्स के ऊपर लड़ते हैं, लैंड यूज़ के ऊपर लड़ेंगे. जो आपके पास लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो आपके पास क्या करती हैं? दे फाइट. ठीक है. देन आपके पास क्या चीज़ है? सेफ्टी कंसर्न्स. अब सेफ्टी कंसर्न्स क्या है कि डैम्स कैन बी प्रोन टू द फेलियर. डैम्स कैन बी प्रोन टू द फेलियर कैसे? अगर आपके पास एक डैम को मेंटेन नहीं किया गया या उसको सही तरीके से नहीं बनाया गया, सो इट विल बी प्रोन टू द कैटास्ट्रोफिक डैमेज, जो आपके पास जिसको आप अगेन क्या चीज़ नहीं कर सकते,
दोबारा से रीशिफ्ट नहीं कर सकते, दोबारा से उसको बिल्ड नहीं कर सकते. सो सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है. सो देयरफॉर these are the challenges and disadvantages of developing the hydroelectric power. Tell me, everyone, did you got about hydroelectric power in Pakistan or not? All right, all right, Ahmed, good. All right, yeah. 1 minute left. नहीं नहीं आगा हमारे पास टाइम है बिकॉज आई थिंक ये हमारे पास जो मीटिंग है दिस इज़ लाइक वो उसके ऊपर हमारे पास वी हैव ऑन द सब्सक्रिप्शंस के ऊपर है. सो इट वोंट एंड आपके पास ये 12 आवर्स भी चल जाएगी. नो वरीज. ओके नाउ वी हैव बाकी बाकी किधर है? वेयर आर द स्टूडेंट्स? कहाँ पे? शनाम, वेयर द ज़ैनब. टेल मी whether you have actually got about this thing or not.